इंपॉर्टेंट और भी कॉज थे डिस्निया के, वो क्या थे? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम क्या कराते हैं? या तो डी-डायमर कराएंगे, है ना, या सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराएंगे, ठीक है। और अगर आईएलडी लग रहा हो तो इवन डीएलसी भी करानी पड़ती है, लंग डिफ्यूजन कर रहे हैं। तो इसके बेसिस हम डिफरेंशिएट करते हैं कि सांस की बीमारी की वजह से कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या करें। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमने देखे थर्ड टेस्ट में देखी है ना। इसके अंदर हाइपरकोलुमिक थी, है ना, वेसल्स के अंदर ब्लड कोगुलेट जल्दी हो जाता था। अगर पल्मोनरी आर्टरीज में हो जाता है तो सडनली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना हो जाता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकती है अगर बड़ी पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि सारा आउटफ्लो उसी में जाता है वेंट्रिकल का, तो एकदम हाइपोटेंशन भी हो सकती है, हाइपोक्सिया भी हो सकता है ना। तो जितने भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज थे, याद है हमने सबको एंटीकोगुलेशन दिया था उस टाइम पे, है ना। लोगों ने मोलिकुलर डिपेंड दिया था, या जो नए ओरल आए एंटीकोगुलेशन को दिया था। पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद दे आना, तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास? बंद करें या चलने दें थोड़े दिन? तो 3 महीने तक स्टडी थी, 3 महीने तक तो कंटिन्यू रखना चाहिए, तब तक इंक्रीज चांसेस होंगे, ठीक है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस थी सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, और ट्रीटमेंट था एक तो पेशेंट चलता फिरता रहे, तो ब्लड तो क्लॉट तभी होगा ना जब मूवमेंट कम होगा, ठीक है। और दूसरा एंटीकोगुलेशन, घर में आने के बाद ओरल देना बेटर था, तो लोग मोलिकुलर डिपेंड करेंगे, हम नहीं देते, हम टैबलेट देते हैं घर जाने के बाद, है ना। नॉर्मली 3 महीने तक हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये मेन पल्मोनरी आर्टरी है, ये इधर लेफ्ट ब्रांच है, ये राइट ब्रांच है, इसके बीच में ब्लैक लाइन दिख रही है, ये थ्रोम्बस है ना, पल्मोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस है, और इधर भी हमारे को दिख रहा है, ये भी दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें मेन पल्मोनरी आर्टरी में नहीं है, इसमें मेन में नहीं है। जो मेन में भी होता है सैडल थ्रोम्बस है, और इसके अंदर है ये थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस की वजह से इंफार्क्ट भी हो गया है, ये इंफार्क्ट है ना, और इधर भी ये थ्रोम्बस है। तो ये पल्मोनरी, ये कंट्रास्ट है इसके अंदर, तो हमारे को दिख रहा है, इसीलिए हमारे को कंट्रास्ट के साथ सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। नॉर्मल सीटी या कंट्रास्ट सीटी में नहीं दिखेगा, हमें कंट्रास्ट चाहिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। आईएलडी हमने देखी, या तो फाइब्रोसिस हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रही है, या तो ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो रहा था, निमोनिया जैसी पिक्चर जो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, या फाइब्रोसिस था, ठीक है। तो हर आईएलडी को ट्रीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने कहा इवन जिन पेशेंट्स पे जो बहुत ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे 10-15 लीटर में थे, वो भी धीरे धीरे ओवर पेनिट्रेट हो गए, तो हमें अननेसेसरी दवाई देने की जरूरत नहीं है, हमें मॉनिटर करना पड़ता है, पहले 3 महीने बाद सीटी कराना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है बीमारी बढ़ रही है, कम हो रही है ना, पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही है, नहीं हो रही है, वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम ट्रीट करते थे। एक तो ये है ग्राउंड ग्लास ऑपरेशन, ग्राउंड ग्लास मतलब कंसोलिडेशन तो नहीं है, पूरा वाइट तो नहीं है, पर थोड़ा सा डर्टी है, हेजी है ना, तो ये है ग्राउंड ग्लास ऑपरेशन। और ये है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस में क्या लाइनें दिखती हैं, है ना, रेटिकुलर ओपेसिटी होती है, लाइंस दिखेंगी, तो जब लाइंस है तो फाइब्रोसिस है, जब क्लियर नहीं दिख रहा है, तो जब हेजी है तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है, और पूरा वाइट है तो कंसोलिडेशन है। ग्राउंड इसमें ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, क्योंकि ये निमोनिया है तो इसके अंदर वाइट होगा। इसमें मतलब क्या होता है, जब हेजी है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है, फाइब्रोसिस नहीं हुआ है, ये ज्यादा चांस है कि अपने आप भी ठीक हो जाए, या हम दवाई दें तो ज्यादा ठीक हो जाए। अगर लाइंस है, रेटिकुलेशंस है, इसका मतलब फाइब्रोसिस है, तो हमें डिसाइड करना है पेशेंट को एंटीफाइब्रोटिक देनी है या नहीं देनी है, हम इसके अंदर स्टेरॉइड वगैरह नहीं देंगे। अगर उसमें साथ में ग्राउंड ग्लास भी इतनी हो जितनी लाइंस है तो हो सकता है हम दे दें, पर अकेली अगर लाइन डालनी है तो उसके अंदर स्टेरॉइड वगैरह इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देने को फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते थे क्या दिख रहा है, अगर ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है या इन्फ्लेमेशन है तो स्टेरॉइड देने का फायदा हो सकता है, हमारे को नहीं देंगे। अगर लाइंस दिख रही है, फाइब्रोसिस है, तो एंटीफाइब्रोटिक दे सकते हैं,
सब में नहीं देना क्योंकि जरूरत नहीं है। हम कब पहले देंगे, कब हम दे सकते हैं, पर देंगे कब देंगे? तब अगर सिम्टम बढ़ रहे हैं और रेडियोलॉजिकली इंक्रीज हो रही है। अगर धीरे धीरे ठीक हो रही है तो हम नहीं देंगे, चाहे फाइब्रोसिस हो, चाहे ग्राउंड ग्लास ओबेसिटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो, हमें ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। या तो ठीक बढ़ रही हो या बहुत ही स्लो रिकवरी हो, है ना। दो कंडीशन थी जब हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है। और जो दवाई हम देते हैं, स्टेरॉइड देंगे, कोई इम्यूनोसप्रेसिव देंगे, तो उनके साइड इफेक्ट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, खासकर पोस्ट कोविड में। हमने देखा उनको पहली इम्यूनिटी कम है, इतने मुश्किल इन्फेक्शन हो रहे हैं, हम और जा रहे हैं तो वो इन्फेक्शन हो ज्यादा होते हैं। आप पूछा कि हम कितने दिन तक देंगे, कितने दिन तक, इसका कोई मतलब क्लियर कट आंसर नहीं है। अगर एक लेवल तक रिकवरी हो जाती है, जब फाइब्रोसिस एक लेवल पर डेवलप हो गया, उसके बाद में आपको देख रहे हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, दवाई देने तो हम बंद कर सकते हैं, या पेशेंट इंप्रूव हो गया तो हम बंद कर सकते हैं। Can anti-fibrotic medicine prevent the fibrosis? Most of the time they prevent further progression of fibrosis. लेकिन कोविड पेक्यूलियर है, हम जब आईआईटी में देते हैं नॉर्मल फाइब्रोसिस में तो रिवर्स नहीं होता है, पर कोविड में पेक्यूलियर था। लेकिन हमें ये नहीं पता है वो अपने आप ही रिवर्स हो रहा था, अपने आप ही रिवर्स हो रहा था, और एंटीबायोटिक देने के बाद भी रिवर्स हो रहा था। हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि वो अपने आप ही रिवर्स हो रहा था। इसीलिए बिल्कुल एक्चुअली द स्टेरॉइड हम दे रहे थे, वो हम दे रहे थे एक्यूट डिजीज में। नॉर्मली फाइब्रोसिस थोड़ा सा बाद में आता है, तो हो सकता है कि स्टेरॉइड का रिस्पांस उतना नहीं हो, जो मेन कारण था वो अपने आप ही पोस्ट वायरल वायरल डिजीज ठीक हुआ है, उसके बाद में बॉडी हील हो रही है, तो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो रहा है ना। तो एयर डिजीज, हमने एयर की बात की, अस्थमा जैसी पिक्चर आ सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अगर ब्रोंकाइटिस हुआ है तो हम ब्रोंकाइटिस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अस्थमा जैसी पिक्चर आई है तो हम इनहेलर शुरू कर देते हैं जब तक वो पिक्चर चल रही है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन रेडियोलॉजिकली ज्यादा थी, पर जब पल्मोनरी आर्टरी में कैथेटर डाल के प्रेशर देखे तो उतनी ज्यादा नहीं थी। तो अगर सीटी स्कैन में हमने सीटी स्कैन दिया, देखो सीटी स्कैन में ये है पल्मोनरी आर्टरी में, ये है असेंडिंग एओर्टा। अगर पल्मोनरी आर्टरी का साइज असेंडिंग एओर्टा से बड़ा हो रेडियोलॉजिकली तो हम सस्पेक्ट करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर ये उससे बड़ी लग रही है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, पर इसको हम ट्रीट अपने आप नहीं कर सकते, मुश्किल ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद रेकग्नाइज करना पड़ता है हार्ट जनरेशन, तो या कम से कम इनको साथ में करना पड़ेगा। और जो दवाइयां होती हैं वो देखना पड़ता है कौन से टाइप की पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। अगर कुछ तरह की पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है उसमें हमने वैल्यूएटर दे दिए तो वर्स नहीं होती, हाइपरटेंशन होती है पेशेंट को, तो इसलिए अपने आप ट्रीट नहीं करना चाहिए जब तक कोई स्पेशलाइजेशन ना हो। और उसके बाद हमने देखा कि म्यूकरमाइकोसिस हो रहा था, टीबी हो रहा था, एस्परजिलोसिस हो रहा था। तो ये हमने देखा, ये रिवर्स हेलो साइन का हेलो होती है ना, जैसे भगवान की फोटो दिखाते हैं उसमें लाइट निकल रही होती है ना, व्हाइट होता है, उसके अराउंड थोड़ा कम व्हाइट होता है। ये रिवर्स हेलो है। इसमें क्या अंदर तो कम व्हाइट है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी अंदर और बाहर कंसोलिडेशन है, तो रिवर्स हेलो जो हेलो आती है, ठीक है। ये रिवर्स हेलो साइन, ये पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। इसी तरह बर्ड साइन है ना, जैसे छत्ता दिखता है, घोंसला दिखता है, ठीक है। ये क्या है, ये व्हाइट है और इसके अराउंड ये हेलो साइन है, ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। तो ये कुछ साइन है। फंगल डिजीज नॉर्मली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में होते हैं, खासकर इन्वेजिव ब्लड इन्वेजिव या टिश्यू इन्वेजिव इन्फेक्शन उसमें होते हैं जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज हो। हेल्दी पॉपुलेशन में फंगस चारों तरफ है हमारे, लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं करती है, वो कुछ पॉपुलेशन करती है, एचआईवी पेशेंट को कोई इम्यूनोसप्रेशन कर रहे हो, कोविड स्ट्रेन उसके अंदर इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पिक्चर आ सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, इसमें कैविटी है, थिकवॉल्ड कैविटी है, साथ में ग्राउंड ग्लास और ये क्रीम बट नोडुल्स है। ये तो है, ये तो मेन कोज है। उसके सिवा कुछ और कोज भी हो सकते हैं जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पा सकते हैं। कैसे? कुछ टोसिलिज्म में भी वो लंग में रिएक्शन कर सकती है,
वेंटिलेटर से विली होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड लंग इंजरी, तो उसमें आईएलटीएस पिक्चर आया कि एंटीरियर आती है, फाइब्रोसिस आ सकता है, वो ज्यादा नहीं है पर हल्का होता है, नॉर्मली पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और कई बार इतने दिन आईसीयू बनाने के बाद एंजाइटी डिप्रेशन जैसे सिम्टम आया है तो उसकी वजह से हो सकती है, वो भी हमारे को ब्लॉक करने पड़ेंगे, और पोस्ट स्कीम हो सकता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन?